हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। आज अपन लोग करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 टायर 2 का मैथ्स का पेपर। आप लोग जानते हैं इस बार एसएससी ने सिंगल डे में सिंगल शिफ्ट में पेपर लिया था, क्योंकि 75,000 के करीब ही बच्चे उन लोगों ने सेलेक्ट किए थे। ये एक अच्छी बात है। सिंगल शिफ्ट में पेपर लेने से एक तो बिल्कुल भी सिंपल टफ वाली दिक्कत नहीं होती, क्योंकि किसी के सिंपल आ जाता है पेपर, किसी के टफ आ जाता है, फिर उस वजह से नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है। तो वो सब परेशानियां नहीं होती है सिंगल शिफ्ट में, तो अच्छी चीज़ है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। 30 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के, जैसा कि आप जानते हैं। तो उनको एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक से ज़्यादा अगर अल्टरनेट सॉल्यूशन पॉसिबल होगा तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे अपन को ए यूनियन बी दे रखा है 5/9, ए बार यूनियन बी बार दे रखा है 13/27, ए दे रखा है 11/18, और अपन से पूछ रहा है घटना बी के प्रतिकूल संयोगी अनुपात, मतलब odds अगेंस्ट द इवेंट बी। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि odds अगेंस्ट द इवेंट बी का मतलब क्या होता है। जब तक आपको odds अगेंस्ट द इवेंट बी नहीं पता होगा, तब तक ये सब डेटा आपके किसी काम का नहीं। तो odds अगेंस्ट द इवेंट बी मतलब होता है odds अगेंस्ट द इवेंट बी। इसका मतलब होता है बी बार अपॉन बी। और एक चीज होती है odds इन फेवर ऑफ द इवेंट बी। उसका मतलब होता है बी अपॉन बी बार। तो दोनों में कोई भी चीज आपसे पूछी जा सकती है। जैसे यहाँ पे अगेंस्ट पूछा गया है तो अपन बी बार अपॉन बी करेंगे। अगर फेवर पूछा जाता तो बी अपॉन बी बार करते। अब अपन को यहाँ पे डेटा क्या क्या दे रखा है। इन इस डेटा की मदद से अपन को दो चीज निकालनी है, एक तो बी बार निकालना है और एक बी निकालना है। दोनों ही चीज अपने पास गिवन नहीं है। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले होते हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए। जैसे कि मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ। पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसके अलावा एक फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए बार यूनियन बी बार को अपन लिख सकते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल बार। ये देखिए, ये जो यू जैसा साइन है ये होता है यूनियन। मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए। ये वाला जो साइन है ये होता है यूनियन का साइन, और ये वाला जो साइन है ये होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक फॉर्मूला ये अपने पास होता है पी ऑफ ए बार यूनियन बी बार इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल बार। इसके अलावा जैसे अगर ये बार को हटाना है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं अपन। इसके लिए लगाते हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल बार इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इससे देखिए ये बार हट जाएगा। तो ये सब फॉर्मूलों का इस्तेमाल अपन करते हैं। जैसे कि अपन को सबसे पहले यहाँ पे अपन को ए बार यूनियन बी बार दे रखा है 13/27। अगर ए बार यूनियन बी बार 13/27 है तो यहां से मैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकता हूँ। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा अपने पास। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा अपने पास 1 माइनस 13/27, दैट इज इक्वल टू 14/27। अब यहाँ पे देखिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया। पहला वाला जो फॉर्मूला है उसमें अपन को ए यूनियन बी गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी अपन ने निकाल लिया, और पी ऑफ ए भी गिवन है। तो यहां से अपन पी ऑफ बी निकाल देंगे। तो ए यूनियन बी कितना है 5/9 इक्वल टू पी ऑफ ए है 11/18 प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 14/27। तो देखिए यहां से पी ऑफ बी कितना आ जाएगा अपने पास। सबसे पहले तो ये 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ गया 15/27, 14/27 इधर आएगा तो 15 प्लस 14 हो गया 29/27। तो ये आ गया 29/27 माइनस 11/18। एलसीएम आप लोगे नीचे तो 54 आ जाएगा। 27 का 2 टाइम्स मतलब ये हो गया 58 माइनस 18 का 3 टाइम्स मतलब 33। तो ये कितना आ गया 25/54। देखिए पी ऑफ बी अपने पास आ गया। अब जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अगर कोई चीज पे से बार हटाना होता है तो अपन क्या करते हैं 1 माइनस वो चीज कर देते हैं। इसी तरीके से अगर बार लगाना है तो भी क्या करेंगे
पी ऑफ बी बार इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस पी ऑफ बी, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए जैसे अगर ये पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी उधर है तो इधर की साइड में लाऊंगा तो ये प्लस में आ जाएगा और ए इंटरसेक्शन बी का होल बार उधर माइनस में चला जाएगा, तो उल्टा भी अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, पी ऑफ बी बार इक्वल टू 1 माइनस पी बी, पी बी कितना है 25/54, तो 1 में से अगर 25/54 आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 29/54। अब अपने पास पी ऑफ बी भी आ गया और बी बार भी आ गया, तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। बी बार है 29/54, डिवाइड बाय आप करेंगे 25/54, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 29/25। तो यही अपना फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अपन को पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट भी होता क्या है। अगर ये आपको नहीं पता तो इस क्वेश्चन में कुछ भी आप नहीं कर सकते। इसके अलावा ये सब फॉर्मूले भी पता होने चाहिए, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, विदाउट इनकी मदद के आप क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर हाई बिल्डिंग इज 60 डिग्री if the distance between the tower and the building is 50√3 मीटर find the height of the tower। तो देखिए सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस के जो इतने भी क्वेश्चन होते हैं उनमें सबसे पहला काम क्या होता है, डायग्राम बनाना। अगर आपने डायग्राम अच्छे से बना लिया तो बाकी क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बहुत सिंपल से ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है, आप आसानी से कर सकते हैं। और अपन तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, बिना ट्रिग्नोमेट्री के ही अपन क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। बस अपना पहला फोकस है डायग्राम पे, डायग्राम अच्छे से बनाना है। तो देखिए बोला क्या गया है, टावर और बिल्डिंग इन दोनों की बात की जा रही है। हमेशा ध्यान रखिए जो टावर होता है उसको अपन बिल्डिंग से बड़ा ही मानते हैं जब तक कि क्वेश्चन में नहीं कहा गया हो। अगर क्वेश्चन में आपको बोल दिया गया है कि भाई टावर छोटा और बिल्डिंग बड़ी है तब तो ठीक है, जैसा क्वेश्चन में दिया गया है वैसा मानना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं बोला गया तो आपको टावर को बड़ा मान के चलना है और बिल्डिंग को छोटा मान के चलना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं टावर बना दिया और उसके सामने एक बिल्डिंग बना दी जो कि उससे छोटी। अपन से बोला क्या गया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 10 मीटर हाई बिल्डिंग का वो 60 डिग्री है। डिप्रेशन हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बनाते हैं। डिप्रेशन में ये स्टार्ट पॉइंट होता है और ये एंड पॉइंट होता है, और एलिवेशन में ये स्टार्ट पॉइंट होता है और ये एंड पॉइंट होता है। तो जब भी आपसे बोला जाए डिप्रेशन की बात की जा रही है तो इसका मतलब बिल्डिंग या टावर जिससे भी बना रहे हैं टॉप से ही बनाएंगे, कभी भी बॉटम से डिप्रेशन नहीं बनाया जा सकता। और एलिवेशन अपन हमेशा बॉटम से बनाएंगे या फिर एलिवेशन टॉप से भी बनाया जा सकता है, लेकिन उससे ऊपर वाली बिल्डिंग के लिए, मतलब जो उससे ज्यादा हाइट वाली इमारत होगी उसके लिए ही अपन एलिवेशन बना पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए एलिवेशन नीचे से ऊपर जाता है और डिप्रेशन ऊपर से नीचे आता है। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे कि बोल रहा है कि भाई बिल्डिंग का डिप्रेशन 60 डिग्री है, तो अब वो कहां से बनाया गया होगा, वो टावर के टॉप से बनाया गया होगा। जैसे कि लिखा हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, तो टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप का डिप्रेशन अपन को 60 डिग्री दे रखा है। इसका मतलब ये वाला एंगल अपन को 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा अपन से क्या बोला गया, डिस्टेंस जो है टावर और बिल्डिंग का वो 50√3 है, तो ये डिस्टेंस 50√3 है। अगर ये 50√3 है तो इसके पैरेलल में अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूं तो वो भी 50√3 ही होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन से बराबर होगी आपस में। अब यहाँ पे आपको बोला क्या गया है कि भाई जो बिल्डिंग है वो 10 मीटर हाइट की है, अपन को बतानी है ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, जो कि टावर कितनी हाइट का ये अपन को बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो एंगल होता है जिसको अपन बोलते हैं अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स, ये हमेशा इक्वल होते हैं। तो अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अब आप देखिए एक ट्राइंगल में ये वाला हमेशा 90 डिग्री होगा, फिक्स है। जब भी अपन हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे एक एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, तो ये 90 ये 60 है, तो ये वाला एंगल कितना बचा, ये वाला बचा 30 डिग्री। अपन जानते हैं कि भाई ट्राइंगल के तीनों जो कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। अगर एक 60 और एक 90 है तो बाकी बचा हुआ 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखिए एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है जिससे आप क्वेश्चन बहुत जल्दी कर पाएंगे। जैसे ये 90 ये 60 है और ये 30 है, तो हमेशा ध्यान रखिए अगर 30 के सामने वाला 1 के बराबर है तो 60 के सामने वाला √3 होगा और 90 के सामने वाला 2 के बराबर होगा। इस रेशियो में ये साइड चलती है। अब जैसे यहाँ पे मेरे को 30 के सामने वाला दे रखा है 50√3, तो जैसा कि मैंने बोला अगर 30 के सामने वाला 1 है तो 60 के सामने वाला √3 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ 30 के सामने वाला 50√3 है, तो
तो 60 के सामने वाला कितना हो जाएगा, 50√3 इंटू √3 मतलब 150। 50√3 इंटू √3 करेंगे तो 50 इंटू 3 हो जाएगा, जो कि हो गया 150। तो अब यहां पे आप देखिए ये दूरी और ये दूरी बराबर है, यहां से लेके यहां तक की दूरी बराबर है। अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर है। तो देखिए ऊपर की आ गई आपके पास 150, नीचे की है 10, 150 प्लस 10 कितना हो गया 160। मतलब ये पूरी टावर की हाइट हो गई 160 मीटर। ऑप्शन नंबर डी, यही अपन से पूछा जा रहा है। तो देखिए मैंने आपको बोला कि बिल्कुल भी यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का इस्तेमाल नहीं करूंगा। वो तभी हो सकता है जब आपको ये रेशियो पता हो, जैसे कि √312 ये रेशियो होता है। इसी तरीके से जैसे मैं आपको और भी बता देता हूँ, 45 डिग्री में भी अपन यूज करते हैं। जैसे ये 45, ये 45 और ये 90। अगर 45 के सामने वाला 1 है तो 90 के सामने वाला √2 टाइम्स होगा। ये इस रेशियो में चलता है। इस तरीके के रेशियो अगर आपको मालूम है तो आप जल्दी कर पाएंगे। The marks obtained by 15 students out of a maximum of 25 in a test are given as find the product of the modes of this set of data। तो अपन को 15 स्टूडेंट के मार्क्स दे रखे हैं 25 में से, और पूछा जा रहा है कि भाई प्रोडक्ट ऑफ द मोड्स क्या होगा। अगर प्रोडक्ट ऑफ द मोड्स मतलब एक से ज्यादा मोड पॉसिबल है, जब उसने बोला गया है मोड्स तो इसका मतलब एक से ज्यादा मोड पॉसिबल है। तो मोड क्या होता है, अगर नॉर्मल अपन को डेटा गिवन दिया जाए तो उसमें मोड निकालना बहुत आसान होता है। मोड क्या होता है, ऐसी संख्या जो सबसे ज्यादा बार आई हो। एक से ज्यादा संख्या भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई दो संख्या बराबर नंबर ऑफ टाइम्स आई हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जैसा कि यहाँ पे बोला गया है भाई मोड्स, प्रोडक्ट ऑफ द मोड्स, इसका मतलब ऐसी कम से कम दो संख्या जरूर रही होगी जो बराबर नंबर ऑफ टाइम्स आई होगी। तो अपन को वो चीज अपन को फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। चलिए देखते हैं, सबसे पहले 13 से स्टार्ट करते हैं। 13 यहाँ पे जैसे मैंने लिख लिया, अब 13 कितनी बार आएगा वो मैं लिख लूंगा। 13 एक बार आया, इसके बाद दो बार, टोटल 13 दो बार आया। अब अगर कोई नंबर दो बार या उससे ज्यादा आया तो ही मैं उसको यहाँ पे लिखूंगा, वरना नहीं लिखूंगा। 11 पे चलते हैं। देखिए 11 यहाँ पे सिर्फ एक बार आया तो छोड़ देते हैं। 16 पे चलते हैं, 16 भी एक बार आया, रहने देते हैं। 15 पे चलते हैं, 15 यहाँ पे दो बार आया तो 15 को भी लिख लेते हैं। फिर क्या है, 18 एक ही बार आया, 12 भी एक ही बार आया, 13 अपन ने लिख ही लिया, 14 भी एक बार आया, 10 भी एक बार आया, 22 भी एक बार आया, 15 लिख लिया है, 21 एक बार आया, 20 एक बार आया, 17 एंड 24 भी एक एक बार ही आए हैं। तो इनको रहने देते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दो ऐसे नंबर है जो बराबर टाइम्स आए, मतलब दो दो टाइम आए, तो ये दोनों ही अपने मोड है। अब ये अपने दोनों ही मोड है तो अपन से पूछ क्या रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द मोड्स, बहुलकों का गुणनफल पूछ रहा है। तो गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 15, तो 13 इंटू 15 कितना होता है भैया 195। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर जब भी आपसे डायरेक्ट डेटा दिया गया है और मोड पूछ रहा है तब तो बहुत आसान होता है, सीधा क्या करते हैं, ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा बार आया हो उसको लिख लेते हैं, वो अपना मोड बन जाता है। लेकिन अगर आपको टेबल की फॉर्मेट में दिया गया है तो फिर उसमें आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तब आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 12.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए प्लस बी कितना टाइम लेते हैं, 12.5 दिन। 12.5 दिन का मतलब कितना हो गया भैया 25/2। 12.5 को मैं लिख सकता हूँ 25/2। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 18.75 दिनों में पूरा करते हैं। 18.75 का मतलब कितना हो गया 18 प्लस 3/4, जिसका मतलब हो गया 75/4। फिर सी और ए मिलकर उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी प्लस ए कितना, 15 दिन। अपन से पूछ क्या रहा है, डी को साथ लेते हुए जो सी की तुलना में केवल 40% कुशल है, ए बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये चारों मिलके पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो जब भी इस तरीके का सवाल आए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी निकालने के लिए यहाँ पे अपन इनका एलसीएम निकालेंगे। 25/2, 75/4 और 15। इसका एलसीएम अगर आपको निकालना है तो इसका एलसीएम आ जाएगा 75। तो 75 डिवाइड बाय 25/2 आप करेंगे तो ये आ जाएगा 6। 75 डिवाइड बाय 75/4 करेंगे तो आ जाएगा 4, और 75 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो 15×5 75, मतलब 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया 6, 4, 5 इनकी एफिशिएंसी का रेशियो।
लेकिन अभी ये ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो नहीं है, ये ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का है। अपन को ए बी सी इन तीनों की एफिशिएंसी का अलग अलग रेशियो निकालना है। तो अब आप देखिए ए प्लस बी की 6 है, बी प्लस सी इक्वल टू 4 है, सी प्लस ए इक्वल टू 5 है। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, इन तीनों को ऐड कर दीजिए। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा आपके पास, ये तीनों को ऐड करिए, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 डिवाइड बाई 2, तो 15/2 आ गया ए प्लस बी प्लस सी। अब इसमें से अगर आप ए प्लस बी निकाल देंगे तो सी आ जाएगा, तो सी कितना आ जाएगा आपके पास, 15 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6, 15/2 माइनस 6, तो कितना हो गया, मतलब 3/2। ठीक है। इसी तरीके से बी प्लस सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए आ जाएगा, तो 15/2 माइनस 4, मतलब हो गया 7/4, 7/2। ठीक है। सी प्लस ए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी आ जाएगा, तो ये आ गया 5/2। ठीक है, ये आ गया अपने पास। तो अब अपन से क्या बोला गया है कि भाई डी जो है वो 40% एफिशिएंट है सी का। सी की एफिशिएंसी अगर 3/2 है तो इसका 40% निकालेंगे तो डी आ जाएगा 40%, मतलब कितना हो गया भैया, 2/5 इंटू 3/2, मतलब 3/5। तो डी की एफिशिएंसी आ गई 3/5। अब अपन से पूछा जा रहा है कि भाई ये सारे मिलके इस 75 यूनिट वर्क को कितने दिनों में कर लेंगे। तो इन सबको ऐड कर दो, 3/2 प्लस 7/2 प्लस 5/2, 3 और 7 10, 10 5 15, 15/2 प्लस 3/5 कितना हो जाएगा भैया, तो ये आ गया 75/15/2 प्लस 3/5, मतलब कितना हो गया 75 डिवाइड बाय 15 पंजे होता है 75, तीन दूनी होता है 6, 75 और 6 81, 81/10, ये आ गया। इसका मतलब 75 इंटू 10/81, 3 से कटेगा, 3 से 27 बार में, 3 से 25 बार में, तो 250/27 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से तो कौन सा ऑप्शन होएगा, शायद ये होएगा 97/27। ठीक है, क्योंकि 9 7 जो 63, 9 2 जो 18, मतलब 243 होएगा, तो 97/27 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। मतलब इतने दिन लगेंगे इन चारों को साथ में मिलके काम करने में। द एवरेज एज ऑफ ए बी सी इज 20 ईयर्स। एवरेज एज अगर अपन को दे रखी है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ए प्लस बी प्लस सी कितने हो जाएंगे, 20/3, क्योंकि एवरेज एज दे रखी है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इक्वल टू दे रखा है 20, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20/3 मतलब 60। 2 years ago the sum of the age of A and B was 6 more than that of C। 2 साल पहले, 2 साल पहले, कभी भी अगर आपको इस तरीके से बोला जाए 2 साल पहले, 2 साल बाद या 3 साल पहले, तो हमेशा अपन क्या करते हैं, ये जो एज है इसको प्रेजेंट मान के चलते हैं। जैसे मैंने ए बी सी को प्रेजेंट एज मान लिया, अब अगर 2 साल पहले की माननी है तो प्रेजेंट एज में से 2 में घटा दूंगा, मतलब 2 साल पहले ए की एज कितनी रही हो, A-2, तो A-2 ये कर देते हैं अपन, ये हो गई 2 साल पहले की एज। क्या बोला गया है, 2 years ago the sum of the ages of A and B was 6 more than that of C। तो ये हो गई A की, ये हो गई B की, ये 6 ज्यादा है C से। अब C की भी 2 साल पहले की बात की जा रही है, तो C-2 प्लस 6, बस 6 मोर देन दैट, मतलब C की जो एज थी 2 साल पहले उसमें 6 और जोड़ दो, तो A और B की टोटल एज आ जाएगी 2 साल पहले की। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ C, मतलब C की वैल्यू अपन से पूछ रहा है। अब देखो यहां पे करेंगे तो A प्लस बी -4 इक्वल टू आ गया C+4, तो A प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, वो आ गया C+8। यहाँ पे A प्लस बी की वैल्यू में C+8 डाल देता हूँ इस वाली इक्वेशन में, तो C+8 प्लस C इक्वल टू 60, मतलब C इक्वल टू कितना हो गया, 60 - 8 52, 52/2 26, तो C की एज आ गई 26 ईयर्स प्रेजेंट एज। 2 साल पहले की एज पूछता तो क्या करते, C-2 निकालते, मतलब 24 ईयर्स। इसी तरीके से यहाँ पे A प्लस बी की भी कंबाइंड एज पूछी जा सकती थी, लेकिन A और B की अलग अलग एज यहाँ पे नहीं बता पाएंगे अपन। A और B की अलग अलग एज बताना पॉसिबल नहीं है, कंबाइंड एज बता सकते हैं। कैसे, A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 60 है, तो 60 में से अगर मैं 26 माइनस कर लूंगा तो A प्लस बी की कंबाइंड एज आ जाएगी 34 ईयर्स, लेकिन अलग अलग एज नहीं आ सकती, उसके लिए और थोड़ा डेटा होना चाहिए था, तभी जाके निकाल सकते थे। What is the single discount equivalent to the successive discount of
20%, 35% एंड 10%। तो देखिए सिंगल डिस्काउंट जब भी अपन को निकालना होता है, फॉर्मूला उसका अपन जानते हैं क्या होता है। जैसे कि अगर अपन से ए और बी दो तरह के डिस्काउंट दे रखे हैं और यहाँ पे सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, ये फॉर्मूला होता है। अगर तीन तरह के डिस्काउंट दिए जा रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइड बाय 100 प्लस ए बी सी अपॉन 10,000, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे तीन तरह के दिए गए तो तीनों को अपन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी करोगे 20 प्लस 35 प्लस 10 मतलब कितना हो गया भैया, 65 हो गया, माइनस ए इंटू बी 20 इंटू 35 मतलब कितना हो गया 700, 35 इंटू 10 350 और 10 इंटू 20 200 बटा 100 प्लस यहाँ पे देखो 35 इंटू 20 था 700, 700 इंटू 10 हो गया 7,000, 7,000 बटा 10,000। तो कितना हो जाएगा 65 माइनस 700 प्लस 300 1000 प्लस 200 1200, 1250 बटा 100 मतलब 12.5 प्लस ये आ गया 0.7। तो ये कितना हो जाएगा 65 में से अगर मैं 12 घटाता हूं तो 53 बचता है, मतलब ये हो गया 52.5, 52.5 में 0.7 और जोड़ा तो 53.2। तो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना हो जाएगा 53.2% का। इसी चीज को आप दो दो के पेयर में भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंथ विड्थ और हाइट का रेशियो अपन को दे रखा है क्यूबॉइड के 6:3:2। सरफेस एरिया अपन को दे रखा है 1800 सेंटीमीटर। वॉल्यूम अपन को बताना है। देखो कभी भी अगर लेंथ विड्थ और हाइट अपन को दे रखी होती है तो वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यूबॉइड का LVH। लेकिन यहाँ पे अपन को डायरेक्ट नहीं दे रखा, रेशियो के फॉर्मेट में दे रखा है 6:3:2। तो देखो एक बात तो ये है कि इन तीनों का मल्टीप्लाई करके मैं चेक कर सकता हूं कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है। हो सकता है एक से ज्यादा अगर ऑप्शन डिवाइड हो रहे होंगे जब तो फिर अपन को पूरा निकालना पड़ेगा। लेकिन पहले देख लेते हैं एक बार, जैसे 6 × 3 × 2 तो 6×3 = 18, 18×2 = 36। ऑप्शन में अगर मैं देखूं कि कौन सा 36 से डिवाइड हो रहा है तो ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। इसकी अगर मैं बात करूं तो 4500 क्या 36 से डिवाइड हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे जैसे 3 से करके देखते हैं। सबसे पहले तो 12 टाइम्स 3 से 1500, 1500 अपॉन 12 हो जाएगा डिवाइड। जैसे 12 से ये हो गया 1 टाइम्स 30, 12 का 2 24, 12 5 60, ये तो हो गया डिवाइड। 4200 भी हो जाएगा। तो इस तरीके से तो नहीं हो पाएगा, करना पड़ेगा 632, ये अपन को दे रखा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे x मान के चलूँ तो x मान के कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ को मैंने मान लिया 6x, ब्रेथ को मान लिया 3x और हाइट को मान लिया 2x। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है अपन जानते हैं, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला होता है। ये अपन को 1800 दे रखा है। तो 6 × 3 हो गया 18, 2 टाइम्स 18x² प्लस B × H मतलब 3 2 6x² प्लस H × L मतलब 6 2 12x² इक्वल टू 1800। तो 18 प्लस 6 प्लस 12 मतलब 36, 2 टाइम्स 36x² इक्वल टू 1800। ये कितना हो गया 18 से अगर मैं काटू ये 100 टाइम्स, ये 2 टाइम्स 2 2 4, 4 से काटा 25, तो x आ गया 5, x की वैल्यू आ जाएगी 5। इसका मतलब लेंथ कितनी हो गई 6 5 30, ब्रेथ कितनी हो गई 5 3 15 और हाइट कितनी हो गई 5 2 10। बस अब क्या करना है, वॉल्यूम के लिए इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देना है। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 15 3 45, तो आगे अपना आंसर आ जाएगा 4500, ऑप्शन नंबर बी, यही अपना वॉल्यूम है। तो बहुत आसान होते हैं इस तरीके की क्वेश्चन, बिल्कुल भी छोड़ने की गलती ना करें। इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC सरमाउंट से स्क्वायर BCDE। तो एक स्क्वायर है कुछ इस तरीके का BCDE, इसके ऊपर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है कुछ इस तरीके से ABC। अपन से पूछा क्या जा रहा है, द वैल्यू ऑफ एंगल EAB। EAB कौन सा एंगल है,
तो उसको अपन को अलग से बनाना पड़ेगा। ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा ई ए बी। तो ई ए बी मतलब ये वाला एंगल प्लस 3 टाइम्स एंगल ए ई बी। ए ई बी मतलब ये वाला एंगल, इसका 3 टाइम्स। ये अपन से पूछा जा रहा है। तो देखो ऊपर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब ये तीनों एंगल 60-60 डिग्री के रहे होंगे, और ये नीचे एक स्क्वायर है, इसका मतलब इसके चारों एंगल 90-90 डिग्री के रहे होंगे। ये अपन जानते हैं। ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का ही रहेगा। अब एक और बात इसमें क्या है जानते हैं अपन, कि ऊपर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसकी तीनों साइड इक्वल होगी, और नीचे स्क्वायर है तो उसकी चारों साइड इक्वल होगी। और ये जो बीसी है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की भी साइड है और स्क्वायर की साइड भी है। इसका मतलब ये जितनी भी साइडें हैं सारी आपस में इक्वल है। अपन बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो बीई के इक्वल है। अगर ए बी बीई के इक्वल है तो ये जो ट्राइंगल ए बी ई है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल होने का मतलब है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो मैं देखो 60 + 90 हो गया 150। 180 में से अगर 150 घटाऊंगा तो 30 आएगा, और ये दोनों बराबर है तो ये 15-15 के हो जाएंगे। ये वाला भी 15 डिग्री, ये वाला भी 15 डिग्री। अपन से क्या पूछा जा रहा है, अपन से पूछा जा रहा है एंगल ई ए बी जो कि 15 का है, और एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी भी 15 का है। तो कितना हो गया ये 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। बस बहुत आसान सवाल है। इस तरीके का सवाल पहले भी एग्जाम में आ चुका है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होंगे तो इस तरीके का सवाल करने में आपको 5 सेकंड 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगा होगा, क्योंकि बहुत आसान है ये सब चीज़ें आपको पहले से मालूम अगर होगी तो आप तुरंत इस चीज़ को कर लेंगे, और नहीं होगी तो सोचने में टाइम लगेगा। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करें, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा करिए, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Vipin travels 1/3 of the distance of a journey at a speed of 30 and the remaining distance at a speed of 40. If he took a total of 12 hours to complete the journey, what is the total distance of the journey? देखो 1/3 जो है 30 की स्पीड से करता है, 1/3 जो है वो 30 की स्पीड से कर रहा है, और रिमेनिंग डिस्टेंस तो रिमेनिंग कितना रह गया 2/3, 2/3 कर रहा है 40 की स्पीड से। ठीक है, अपन से यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे अपन को टोटल टाइम दे रखा है जो कि है 12 घंटे। तो ये 1/3 30 की स्पीड से और 2/3 40 की स्पीड से। तो देखो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस जो है उसको 1 मान लेते हैं, 1 यूनिट। तो इसका मतलब 1/3 डिस्टेंस अगर उसको 30 की स्पीड से कंप्लीट करने में कितना समय लगा होगा, प्लस 2/3 डिस्टेंस 40 की स्पीड से कितना समय लगा होगा, दोनों को अगर टोटल करें तो कितना टाइम लग रहा है 12 घंटे इक्वल टू 12 आवर्स। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू मेरे को निकालनी पड़ेगी। तो ये हो गया 1/90 प्लस 1/60 इक्वल टू 12। एलसीएम लेऊंगा तो कितना जाएगा एलसीएम 180, 90 का 2 टाइम्स 60 का 3 टाइम्स इक्वल टू 12। 2 + 3 5, तो 5/180 इक्वल टू 12। मतलब कितना हो गया ये 5 इक्वल टू 12 इंटू 180। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 से इसको अगर आप काट सकते हो, देखो 5 का 3 बार में 15, 5 का 6 बार में 12 इंटू 36। तो 1 यूनिट आ गया 12 इंटू 36। टोटल डिस्टेंस जो अपन ने माना था वो 1 यूनिट के बराबर माना था, मतलब 12 इंटू 36 टोटल डिस्टेंस वो चला है। अब 12 इंटू 36 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, तो 12 6 जा होता है 72, 12 3 जा होता है 36, 36 + 7 मतलब 43। तो 432 टोटल वो कितना चला है 432 किलोमीटर चला है। यही अपन से यहाँ पे पूछा जा रहा था। आप चाहो तो इसको x मान के भी कर सकते हो, जैसे कि टोटल डिस्टेंस में x मान लेता तो 1/3 मतलब हो जाता है x/3। x/3 वो 30 की स्पीड से चला और 2x/3 वो 40 की स्पीड से चला। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस चला है 1/3 कितने की स्पीड से 30, तो मतलब जो 30 की स्पीड से कितना टाइम लगा होगा और 40 की स्पीड से कितना टाइम लगा होगा, वो दोनों कितने के इक्वल है 12 के इक्वल है, क्योंकि टोटल टाइम उसको 12 घंटे लगा है। तो यहां से अपन डिस्टेंस निकाल लेंगे जो कि आ जाएगा 432 किलोमीटर। P/Q दे रखा है 3:4, Q/R दे रखा है 4:7, P + Q/Q + R R/P अपन को दे रखा है।
देखो अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ Q की वैल्यू 4 है और यहाँ भी Q की वैल्यू 4 है। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो मैं बोल सकता हूँ कि P/Q/R बहुत आसानी से निकाल लेंगे। जैसे P है 3, Q है 4 और R है 7। यहाँ पे डायरेक्ट अपन बोल सकते हैं कि P 3 के बराबर हो जाएगा, Q 4 के बराबर हो जाएगा और R 7 के बराबर हो जाएगा। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं दे रखी होती तो फिर अपन को इक्वल बनानी पड़ती। जैसे अगर अपन को P/Q 3/2 दे रखा होता और Q/R 4/7 दे रखा होता तो फिर Q की वैल्यू दोनों इक्वल करते, यहाँ पे क्या करते 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, तो ये कितना आ जाता 6/4। अब यहाँ पे Q की वैल्यू इक्वल हो गई 4 तो अब P6 हो जाता Q4 और R7, लेकिन पहले से इक्वल है तो इस वजह से कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट डालेंगे। P+Q कितना हो गया, देखो P+Q मतलब हो गया 3+4 7, Q+R कितना हो गया 4+7 11 और R+P कितना हो गया, तो R+P कितना हो गया 3+7 10, तो 7/11/10। बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना आपको, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल भी सोचने की ज्यादा दिमाग लगाओगे तो दिक्कत करो, दिमाग वहीं लगाओ जहां जरूरत पड़े, जहां जरूरत ना पड़े वहां दिमाग का इस्तेमाल फालतू वेस्ट करना है। एवरेज अपन को दे रखा है इन तीनों का 11। अपन जानते हैं देखिए एवरेज का सम जो होता है, एवरेज इक्वल टू होता है सम अपॉन टोटल नंबर, तो ये कितने 3 इक्वल टू 11। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि भाई y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 33 - 25 - 46, मतलब कितना हो गया ये 33 - 25 मतलब प्लस में 8, 8 - 46 अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा -38। तो ऑप्शन नंबर डी यही अपना आंसर है। 3 cards are drawn one after another with replacement from a pack of cards. What is the probability of getting first card a jack, second card a black card and third card an even numbered card? देखिए ताश के पत्ते आप लोगों ने बचपन में खेले होंगे, हो सकता है नहीं खेले हो, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपको ताश की गड्डी में किस तरीके के पत्ते होते हैं इसके बारे में पता है या नहीं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता होगा तो आप इस तरीके की क्वेश्चन नहीं कर सकते। प्रोबेबिलिटी के लिए सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि ताश की गड्डी में किस तरीके के पत्ते होते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक फोटो आपके लिए निकाली हुई है। देखिए सबसे पहले तो जो ताश के पत्ते होते हैं वो टोटल होते हैं 52। यहाँ पे अपन जोकर वगैरह की बात नहीं करेंगे, जोकर वगैरह को हटा दीजिए। तो टोटल कितने होते हैं 52 होते हैं। ये जो 52 पत्ते होते हैं ये 4 तरीके से बटे रहते हैं, ब्लैक और रेड। तो ये जो पत्ते होते हैं ये है ब्लैक पत्ते और ये वाले जो पत्ते हैं रेड है। तो ये भी टोटल 13 है, ये भी टोटल 13 है, ये भी टोटल 13 है, ये भी टोटल 13 है। तो सबसे पहले तो ब्लैक पत्ते कितने हुए 26 हुए, रेड कितने हुए वो भी 26 हुए। ये जो ब्लैक पत्ते होते हैं ये भी 2 उसमें बटे हुए होते हैं, स्पेड और क्लब, और ये जो रेड है ये 2 उसमें बटे होते हैं, डायमंड और हार्ट। सारे 13 होते हैं। ये 13 में एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जैक होता है, एक एस होता है और बाकी जो बचे 9 कार्ड वो नंबर होते हैं 2 से लेके 10 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से नंबर्ड कार्ड होते हैं। इसी तरीके से क्लब में भी, इसी तरीके से डायमंड और इसी तरीके से हार्ट में। तो ये होता है कुछ कार्ड्स का पूरा लेखा जोखा। अब आपको यहाँ पे बताना है प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले कार्ड जैक की, दूसरे कार्ड ब्लैक कार्ड की और तीसरे कार्ड इवन नंबर्ड कार्ड की। तो यहाँ पे देखिए दूसरी बात जो सबसे पहले नोट करने वाली है वो ये कि क्या रिप्लेसमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। मतलब कार्ड का ताश का एक पत्ता मैंने निकाला पूरी गड्डी में से, उसको निकालने के बाद उसका नंबर नोट कर लिया और वापिस उसको फिर ताश की गड्डी में रख दिया। अगर मैंने वापिस उसको रख दिया तो जो आगे वाले पत्ते वो मैं निकालूंगा वो भी 52 में से ही निकालूंगा। लेकिन अगर मैंने उसको वापस नहीं रखा और अपने पास रख लिया अलग से, तो आगे जो पत्ते मैं निकालूंगा वो 52 में से नहीं निकालूंगा, वो 51 में से निकालूंगा। अगर फिर से मैंने एक पत्ता निकाला और उसको साइड में रख दिया तो अब मैं 50 में से निकालूंगा। लेकिन हर बार मैं एक पत्ता निकालता हूं और वापिस उसको गड्डी में रख देता हूं, तो हर बार जो मैं पत्ते निकालूंगा वो 52 में से निकालूंगा।
तो इस बात को नोट करना जरूरी है। क्या बोल रहा है? विथ रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब है कि मैंने एक पत्ता निकाला और उसको वापस रख दिया। तो मैं जितने भी पत्ते निकालूंगा वो हर बार में टोटल 52 पत्तों में से ही निकालूंगा। तो पहला पत्ता जैक, देखिए जैक एक यहां पे है, एक यहां पे है, एक यहां है, एक यहां है, मतलब एक कार्ड, एक ताश के पत्ते में, डिब्बे में टोटल कितने जैक होते हैं? 4 होते हैं। तो 4 पत्ते निकाले और टोटल कितने हैं? 52। तो 52 में से निकाले। ये हो गई पहला कार्ड जैक निकालने की प्रोबेबिलिटी। फिर दूसरा कार्ड क्या बोल रहा है? दूसरा कार्ड ब्लैक कार्ड। ब्लैक कितने होते हैं? ब्लैक होते हैं स्पेड प्लस क्लब, 13 प्लस 13 मतलब 26। तो 26 निकाले, कितने में से निकाले? 52 में से निकाले। ये हो गया ब्लैक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी। आगे क्या बोल रहा है? थर्ड कार्ड है इवन नंबर्ड कार्ड। इवन नंबर कार्ड, तो इवन नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं? देखिए किंग, क्वीन, जैक, एस, इनका कोई नंबर नहीं होता, तो इनको अपन काउंट नहीं करेंगे। 2 से लेके 10 में कितने नंबर ऑफ कार्ड हुए इवन? 2, 4, 6, 8, 10, मतलब टोटल 5। 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर, मतलब टोटल कितने हो गए? 20। तो टोटल इवन नंबर्ड कार्ड कितने हो गए? 20। कितने में से? 52 में से। ये हो गया इवन नंबर्ड कार्ड। तो जब अपन एक के बाद एक निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई अपन ने किया, 4 का 13 टाइम्स, देखो 13 का 2 टाइम्स, सॉरी 26 का 2 टाइम्स हो जाएगा। फिर 4 का 5 टाइम्स, 4 का 13 टाइम्स। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 5/13 इंटू 13 169, 169 इंटू 2 मतलब 338। तो ऑप्शन नंबर बी ये अपना आंसर हो जाएगा, 5/338। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है कार्ड का, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये आपको मालूम नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई टोटल कितने कार्ड होते हैं, उसमें कितने ब्लैक होते हैं, कितने रेड होते हैं, और फिर उसमें भी कौन कौन से होते हैं, जैसे किंग, क्वीन, जैक, एस, इस तरीके से आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। 80 liters of a mixture of spirit and water in the ratio 7:9 is present in a container A. 20 liter of the mixture is transferred to another container B. देखो एक कंटेनर है, उसमें स्पिरिट और वाटर है, उसका रेशियो अपन को दे रखा है 7:9 का, और टोटल कितना है? 80 लीटर। फिर इस 80 लीटर में से 20 लीटर जो है वो मैंने ट्रांसफर करा एक दूसरे कंटेनर में, कंटेनर बी में। ये कंटेनर ए था। तो अब जो 20 लीटर मैंने ट्रांसफर किया वो भी 7:9 के रेशियो में ही ट्रांसफर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं कितना ट्रांसफर हुआ। अब अपन जानते हैं कि भाई 7:9 के में होगा। यहाँ पे 7 + 9 मतलब 16, मतलब 16 की वैल्यू 80 है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14, सॉरी 16 पंजे 80 होता है, तो 7 पंजे 35, और 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45। मतलब 45 लीटर स्पिरिट है और 45 लीटर वाटर है। अब इसमें से 20 लीटर गया, 20 लीटर 7:9 के रेशियो में जाएगा। तो देखो 7 + 9 16 की वैल्यू 20 है, तो 7 की वैल्यू कितनी हुई? ये हो गया 5/4 मतलब 35/4, और 9 की वैल्यू कितनी हुई? 45/4। तो अब देखो 35 में से 35/4 चला गया बी में, और 45 में से 45/4 चला गया बी में वाटर का। तो इधर कितना रह गया? इधर रह गया अपने पास 135/4, मतलब इसमें से अगर मैं माइनस करूंगा तो इधर रह जाएगा 135/4, और सॉरी सॉरी 135 नहीं, कितना हो? 105। इसको मैं अभी रहने देते हैं, चलो लिख लेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है? देन द कंटेनर ए इज फिल्ड विथ 20 लीटर्स ऑफ वाटर। इसके बाद क्या हुआ? कंटेनर ए को 20 लीटर पानी से भर दिया। देखो कंटेनर ए में इधर जब 45/4 चला गया पानी, तो कितना बचा? 45 - 45/4 मतलब 135/4, 135/4 पानी बचा। इसमें 20 लीटर और मिला दिया, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 215/4, ठीक है, इतना पानी हो गया। और स्पिरिट कितनी बची? स्पिरिट बची 105/4। आगे क्या बोल रहे हैं? देन 32 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज अगेन ट्रांसफर टू कंटेनर बी।
अब 32 लीटर जो है वो वापस कंटेनर बी में ट्रांसफर किया गया। तो अब जो जाएगा वो इस रेशियो में जाएगा। तो इसका रेशियो देखेंगे तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे जैसे मैं 5 से काटूं तो 5 से हो गया 31, सॉरी 21, और ये हो गया 43। तो 21:43 का रेशियो आया इधर। अब जो 32 लीटर में भेज रहा हूं वो 21:43 के रेशियो में जाएगा। तो 32 लीटर अपन अगर भेज रहे हैं तो देखिए कितना हो जाएगा ये, ठीक है। तो 32 लीटर भेजते हैं 21:43 के रेशियो में, 21 + 43 कितना हो गया अपने पास, 64। 64 32 के बराबर है, मतलब एक की वैल्यू आधे के बराबर है। तो 21 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 10.5 के बराबर। और 43 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 43 का आधा करेंगे तो 21.5 के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10.5 तो उसमें गया स्प्रिट और 21.5 गया उसमें वाटर। अपन से पूछ रहा है द रेशियो ऑफ वाटर टू स्प्रिट ऑफ द मिक्सचर इन कंटेनर पी। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 35/4 प्लस 10.5, 10.5 का मतलब हो गया 42/4। 42 + 35 मतलब कितना हो गया भैया, 47 + 40 77। तो 77/4 इस टू ये 21.5, 21.5 का मतलब हो गया 43/2, मतलब हो गया अपने पास 86/4। 86 + 45 कितना हो गया, 131/4। तो ये 4 से तो 4 कट गया, मतलब कितना आ गया 77/77 = 131। मतलब जो कंटेनर बी के अंदर स्प्रिट इस टू वाटर का रेशियो होगा वो कितने के इक्वल होगा, 77:131 के। काफी अच्छा सवाल है ये। इस तरीके के सवाल में उलझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप इस तरीके के सवाल आपने पहले किए हुए हैं तो ही आप करें एग्जाम में, वरना बहुत टाइम लग जाएगा आपका। तो इस तरीके से इसको अपन करेंगे। तो अच्छा सवाल है, काफी बढ़िया सवाल मानता हूं मैं इस पेपर का। करने की कोशिश करिए, वापिस आप इसको देखिए, नहीं समझ में आया हो तो कोई बात नहीं, एक बार और फिर रिपीट करके देखिए। बस इतना ध्यान रखिए जितना भी अपन मिक्सचर उधर की साइड भेजते हैं वो उसी रेशियो में जाता है जिस रेशियो में वो प्रेजेंट फॉर्म में प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पे जो स्प्रिट और वाटर का अगर रेशियो 7:9 है और मैं टोटल में से 20 लीटर भेज रहा हूं तो 20 लीटर 7:9 के रेशियो में ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरा 20 लीटर स्प्रिट में से चला जाएगा या पूरा 20 लीटर वाटर में से चला जाएगा, नहीं, 20 लीटर 7:9 की फॉर्म में जाएगा। मतलब 45/4 स्प्रिट जाएगा और 45/4 वाटर जाएगा। स्प्रिट कितना है 35 और वाटर कितना है 45। इसका 1/4 1/4 भाग अपन भेज रहे हैं उधर की साइड। ठीक है, चलिए, अच्छा क्वेश्चन है काफी। At a certain time in a park, the number of heads and the number of legs of monkeys and human visitors were counted. एक पार्क के अंदर सर और पैरों की गिनती की गई, मंकी और ह्यूमन। तो अपन सब जानते हैं, देखो मंकी बंदर के हमेशा 4 पैर होते हैं और जो इंसान होते हैं उसके 2 पैर होते हैं, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना हमेशा एकदम जरूरी है कि मंकी के जो पैर अपन यहाँ पे मानेंगे वो 4 मानेंगे और ह्यूमन के जो पैर मानेंगे वो 2 मानेंगे। लेकिन सर सबका एक होता है, मंकी का भी सर एक है और ह्यूमन का भी सर एक है। तो अपन से बोला क्या जा रहा है कि भाई द नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ लेग्स जो है 54 हेड्स और 148 लेग्स पाए गए। तो इस तरीके के सवाल जो होते हैं बहुत आसान होते हैं, कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो मंकी के 4 पैर है, ह्यूमन के 2 पैर है। तो किसके एक्स्ट्रा पैर है, मंकी के 2 पैर एक्स्ट्रा है। लेकिन हेड कितने टोटल 54। तो सबसे पहले इस 54 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 108। 108 आ गया। टोटल लेग्स कितने आ रहे हैं 148 आ रहे हैं। लेकिन अगर सबके 2-2 पेयर होते तो पेयर 108 आने चाहिए थे। तो एक्स्ट्रा पेयर कितने हैं 148 - 108 मतलब 40 पेयर एक्स्ट्रा हैं। ये 40 पेयर कहां से आए होंगे, मंकी के आए होंगे। हर मंकी के 2-2 पेयर एक्स्ट्रा थे। 40 पेयर एक्स्ट्रा होने का मतलब कितना है, टोटल मंकी कितने हो गए 20 हो गए। हर मंकी के 2-2 पेयर एक्स्ट्रा है और टोटल 40 एक्स्ट्रा है, तो 40/2 कर लो तो कितना आ जाएगा 20। तो नंबर ऑफ मंकीज कितने हो गए 20। यही अपना आंसर है। अब अपन से पूछा जाता नंबर ऑफ ह्यूमंस कितने, तो टोटल 54
है मंकी प्लस ह्यूमन, 54 में से 20 माइनस कर लो तो 34 ह्यूमन है। बहुत आसान होते हैं इस तरीके के सवाल, बिल्कुल भी छोड़ने की गलती ना करें। चलो आगे चलते हैं। ए और बी अपन को दे रखा है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे बहुत आसान है, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। अगर ये फॉर्मूला आपको मालूम है जब तो आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो चलो इस फॉर्मूले को लगाते हैं। 58 माइनस 25 कितना होता है भैया, डायरेक्ट करेंगे, इतना इतना सब लिखेंगे नहीं बार बार। 33 होता है। और 58 प्लस 25 कितना हो गया, तो 70 प्लस 75 प्लस 8 मतलब 83 डिवाइड बाय 46 प्लस 37 कितना होता है, 46 प्लस 37 मतलब हो गया 76 एंड 7 मतलब 83। और 46 माइनस 37 मतलब कितना हो गया, 6 और 3 9। तो देखो 83 से तो 83 गया, 3 से गया 11/3, ए आ गया 11/3। बी कितना आएगा, 26 माइनस 15 कितना होता है 11, 26 प्लस 15 तो कितना हो गया 30 41। फिर 56 माइनस 15 कितना हो गया 41। और 56 प्लस 15, 56 प्लस 15 अगर अपन करेंगे तो 71। देखो 41 से 41 गया, ये आ गया अपने पास 11/71। अब अपन को 1/b माइनस 20/a की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1/b करोगे तो 71/11 हो जाएगा, माइनस 20 इंटू 1/a करोगे तो 3/11 हो जाएगा। तो कितना आ गया ये 71 माइनस 60/11, 71 में से 60 गया 1, सॉरी 11, 11/11 1, ऑप्शन नंबर बी 1 आ जाएगा इसका आंसर। The average weight of the first 13 persons among 14 persons is 78 kg। जो 13 पर्सन है उनका एवरेज वेट दे रखा है, तो 13 पर्सन का टोटल वेट कितना हो जाएगा 78 इंटू 13। आगे क्या बोल रहा है, द वेट ऑफ द 14 पर्सन इज 39 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल द 14 पर्सन। जो वेट है 14 पर्सन का वो 39 kg ज्यादा है एवरेज वेट से ऑल 14 पर्सन के। ऑल 14 पर्सन का एवरेज वेट मैं x के बराबर मान लेता हूं, मैंने मान लिया x के बराबर। तो 14 पर्सन का वेट कितना हो जाएगा, तो 14th पर्सन का वेट हो जाएगा अपने पास x प्लस 39। ठीक है, 14th पर्सन इज 39 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल द 14 पर्सन। 14 पर्सन का एवरेज वेट x मान लिया, तो 14th का कितना हो जाएगा x प्लस 39। तो ये आ गया 14th का x प्लस 39। अब ये हो गया टोटल 14 पर्सन का टोटल वेट। इसको अगर मैं 14 से डिवाइड करूं तो ये क्या बन गया, एवरेज वेट ऑफ 14 पर्सन, जो कि कितने के बराबर मैंने माना था, वो मैंने माना था x के बराबर। तो यहां से अपन x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 78 इंटू 13 इक्वल टू 14x माइनस x मतलब 13x माइनस 39 इंटू 14, सॉरी 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 माई मिस्टेक, ये 39 प्लस है ना, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे 13 से डिवाइड कर देते हैं, देखो तो ये हो जाएगा 3 प्लस 78 इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू आ गया 81। तो x की वैल्यू आ गई 81। अपन से क्या पूछ रहा है, फाइंड द वेट ऑफ द 14th पर्सन। 14th पर्सन का वेट कितना हो जाएगा 81 प्लस 39, मतलब कितना हो गया भैया ये 120 किलो। तो ये ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से अपन कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत आसान होते हैं इस तरीके की क्वेश्चन, बस एक छोटी सी इक्वेशन अपन को बनानी होती है और उस इक्वेशन को सोल्व करना होता है। बी परचेस्ड 15 kg apples at the rate of 180 per kg from a wholesaler who uses a weight of 950 grams for the kg weight. B sold all these apples at 180 per kg but used a weight of 750 grams for the kg weight. Find the percentage profit earned by B in the transaction. तो देखो B ने पहले तो 15 किलो एप्पल खरीदे 180 की रेट पे और फिर उनको बेच दिया, सॉरी पहले खरीदे लेकिन उसके साथ धोखा हुआ था। दुकानदार ने क्या करा, 1 किलो पे उसको 950 ग्राम एप्पल ही दिए। अगर मैं बात करूं कि भाई 15 किलो एप्पल 180 की रेट से खरीदे और 1 किलो पे 950 ग्राम ही दिए, मतलब 15 किलो पे कितने का घाटा हो गया उसको, तो 1 किलो पे 50 ग्राम का घाटा है।
तो 15 किलो पे कितने का घाटा हो गया? 750 ग्राम का। 15 पंजे 75, मतलब 750 ग्राम। 15 किलो पे उसको 750 ग्राम का घाटा हुआ, मतलब उसको कितने के मिले? उसको 14.25 इतने किलो ही एप्पल उसको मिले। लेकिन उसको प्राइस कितना देना पड़ा? उसको पूरे 15 किलो का प्राइस देना पड़ा, मतलब 15 इंटू 180, इतना उसको देना पड़ा। बी सोल्ड ऑल दीज एप्पल्स एट 180 पर ग्राम बट यूज्ड ए वेट ऑफ 750 ग्राम। बी और नालायकी करी बी ने, उसको जो घाटा हुआ था सामने वाले ने उसको उससे भी ज्यादा घाटे में दिया, उसने 1 किलो पे 750 ग्राम ही माना वजन। ठीक है, चलिए। तो अब देखिए यहां पे सबसे पहले इसको अपन करते हैं 750 से डिवाइड। तो 14,250 बटा 750 करोगे 25 से 3 बार में, 25 से 5 बार में, और 25 से 7 बार में, 3 से 19 बार में, तो ये आ गया 19। मतलब बी ने एक तरीके से 19 किलो एप्पल बेचे 180 की रेट पे। तो जो सोल्ड प्राइस आया बी को वो 19 इंटू 180 आया, और जो कॉस्ट प्राइस पड़ा बी को वो 15 इंटू 180 पड़ा। तो यहां पे अपन को निकालना है प्रॉफिट, तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो कितना हो जाएगा? 19 इंटू 180 माइनस 15 इंटू 180 डिवाइड बाय 15 इंटू 180 इंटू 100। 19 माइनस 15 4, 4 इंटू 180, काट लो थोड़ा बहुत तो जो कटे। 5 का ये 2 बार में, ये 3 बार में, 2 का ये 9 बार में। तो 19 माइनस 15 आ गया 4, 4 इंटू 180 डिवाइड बाय 9 इंटू 3, 9 का ये 20 बार में कट जाएगा। तो 4 इंटू 20 मतलब 80/3। 80/3 का मतलब कितना हो गया भैया? 80/3 मतलब हो गया 26.67%। तो इतना परसेंट का उसको फायदा हुआ बी को पूरे ट्रांजेक्शन में। तो इस तरीके से अपन इस तरीके को सवाल को कर सकते हैं। इस तरीके के सवाल को करने का एक और तरीका होता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस रेशियो निकाल के। तो वो उस चीज वो मैंने नहीं करा, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि भाई उसने कितना उसको मिला उस तरीके से। ठीक है ना, इस तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। A solid cube whose each edge is of length 48 centimeter is melted. Identical solid cube, each of volume 64 cubic centimeter, are made out of this molten cube without any wastage. How many such small cube are made obtained? कभी भी इस तरीके के सवाल हो तो कुछ नहीं करते, जो बड़ा क्यूब है उसके वॉल्यूम को डिवाइड कर देते हैं छोटे क्यूब के वॉल्यूम से। तो देखो बड़े क्यूब की एज कितनी है 48, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 48 इंटू 48 इंटू 48, और छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम डायरेक्ट अपन को दे रखा है तो बस इससे इसको डिवाइड कर देंगे, और कुछ भी इसमें नहीं करना। 16 से होता है 3 टाइम्स, ये होता है 4 टाइम्स, 4 का ये हो जाएगा 12 चौको 48, तो ये अपने पास आ गया 3 इंटू 12 इंटू 48। तो ये कितना हो जाएगा? चलिए करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं। 3 इंटू 12 का 8 बार में 96, 12 चौको हो गया 48, 48 प्लस 9 मतलब 57, 3 इंटू 576, तो 1500, 210 प्लस 18 मतलब 228, 228 प्लस 15 100 मतलब 1728। ऑप्शन नंबर बी ये आंसर है। द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 पेंसिल्स 55। बहुत आसान सवाल है ये, आई थिंक ये इस पूरे पेपर का सबसे आसान होगा। इस तरीके के सवाल बहुत बार आ चुके हैं और बचपन से करते आ रहे हो आप, कि 2 पेंसिल और 3 पेन की कीमत 55 रुपए, 7 पेंसिल और 2 पेन की कीमत 65 रुपए, तो बताओ एक पेन और एक पेंसिल की कीमत क्या होगी? भाई इस तरीके का सवाल मतलब देना मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्यों दिया एसएससी ने इतना आसान सवाल। तो इसको ऊपर वाले को 2 से कर लिया, नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, ताकि पेन की संख्या बराबर हो जाए। ऊपर में से नीचे को माइनस कर दिया तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हुआ। 2 दूनी 4, 7 तिये 21, 4 माइनस 21 मतलब -17 पेंसिल, इक्वल टू 55 दूनी 110 और 65 तिये
195, 110 माइनस 195 मतलब कितना हो गया भैया 85 माइनस में। तो एक पेंसिल की कीमत कितनी आ गई 5 रुपए। अगर एक पेंसिल 5 रुपए की है तो 5 दूनी 10, तो पेन कितना हो जाएगा, एक पेन इक्वल टू हो जाएगा 5 दूनी हो गया 10, 55 में से 10 गए 45, 45/3 मतलब 15, एक पेन आ गया 15। एक पेन और एक पेंसिल की कीमत पूछ रहा है तो 15 + 5 20 रुपए, टोटल कितना आ जाएगा 20 रुपए। बचपन से करते आ रहे हैं यार ये चीज, तो अपन कुछ मुश्किल है क्या इसमें, कुछ भी नहीं है मुश्किल। बचपन में करते थे कि भाई 1 डजन केला 50 रुपए में, तो बताओ एक केला कितने में होएगा, तो 50/12 कर देते थे, तो उसी तरीके का सवाल है। टू पिलर्स और ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ ए रोड में, दो पिलर है जिनकी हाइट बराबर है, बीच में रोड है। तो ये अपन ने रोड बना लिया कुछ इस तरीके का, ये वाला रोड है बीच में, विच इज 150 मीटर वाइड, रोड जो है 150 मीटर चौड़ा है। एट ए पॉइंट इन द रोडवे बिटवीन पिलर्स द एलिवेशन ऑफ द पिलर्स आर x डिग्री एंड y डिग्री। बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट है कुछ इस तरीके का मान लेते हैं, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है पिलर्स के उस पॉइंट से वो x डिग्री और y डिग्री है। सो दैट 10x डिग्री इक्वल टू 2/5, 10y डिग्री इक्वल टू 3/5। देखिए यहां पे क्या है 10x डिग्री, 10 मतलब क्या होता है, 10 मतलब होता है अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो ये हो गया और बेस ये हो गया, ये अपन को 2/5 दे रखा है, मतलब परपेंडिकुलर ये 2 दे रखा है और ये बेस 5 दे रखा है। अब मैं 10y डिग्री के लिए देखूं तो उसके लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हो जाएगा, इसको मैं P1 और B1 मान लेता हूं। इसी तरीके से ये P2 और ये B2 हो जाएगा। ये अपन को कितना दे रखा है, ये अपन को दे रखा है 3 और ये अपन को दे रखा है 5। देखो एक चीज अपन को बोली गई थी स्टार्टिंग में कि दोनों पिलर की हाइट बराबर है, लेकिन यहाँ पे 2 आई है यहाँ पे 3 आई है, तो क्या ये चीज संभव है क्या, नहीं है भाई, संभव हो ही नहीं सकती। अलग अलग कैसे आ सकती है, बराबर चाहिए ना। तो अपन क्या करेंगे, पहले इनको बराबर करेंगे। ये है 2/5, तो ऊपर नीचे अपन मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ये है 3/5, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो ये हो गया 6/15 और ये हो गया 6/10। अब देखो, अब ये P1 हो गया 6 के बराबर, P3 भी हो गया 6 के बराबर। यहां पे बेस कितना हो गया 15, यहां पे कितना हो गया 10। अब देखो दोनों पिलर की हाइट बराबर हो गई। अब बेस ये 15 ये 10। अब अपन से पूछा गया क्या, हाइट ऑफ ईच पिलर। अभी हाइट ये 6 हाइट नहीं है, क्योंकि देखो यहां पे अपने पास अगर मैं देखूं बेस को तो 15 + 10 कितना आ रहा है 25 आ रहा है, लेकिन टोटल कितना दे रखा है 150 दे रखा है, मतलब 25 की वैल्यू 150 है, तो एक की वैल्यू कितनी है 6 है, और पिलर की हाइट कितनी है 6, तो 6 की वैल्यू कितनी हो गई 6 × 6 मतलब 36। इसका मतलब पिलर की हाइट कितनी हो गई 36 मीटर। बहुत आसान सवाल है ये, इसमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, आप आसानी से कर सकते हो। A 6-digit number is divisible by 24, then the greatest possible value of for PQ। PQ की ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू अपन को बतानी है। यहां पे ये जो PQ है ये आई थिंक मल्टीप्लाई है, P × Q है इसका मतलब, है ना, क्योंकि कभी कभार क्या होता है PQ जैसे 2 है, जैसे P2 है और Q4 है, तो PQ बोलने का मतलब आप 24 भी बोल सकते हो, और PQ का मतलब आप 2 × 4 भी समझ सकते हो। तो वो देखना पड़ेगा अपन को क्वेश्चन में किस तरीके से दे रखा है। ये PQ को आपको P × Q समझ के चलना है, क्योंकि ये PQ नहीं है, मतलब ये डायरेक्ट इस तरीके से 24 नहीं लिखेंगे, ये 2 × 4 लिख रहा है, ये समझ के अपन को चलना है। चलिए देखते हैं, ठीक है। डिविजिबल बाय 24, अगर कोई नंबर 24 से डिविजिबल है इसका मतलब वो नंबर 4 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा, होना ही पड़ेगा उसको, इसके अलावा उसके पास कोई तरीका नहीं है, ठीक। 4 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा, या आप कह सकते हो कि भाई 8 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा, ज्यादा अच्छा ही है, क्योंकि 8 × 3 होता है 24। अब अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है तो इसकी आखिरी की 3 डिजिट पूरी पूरी कटनी चाहिए। 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलती है कि लास्ट की 3 डिजिट पूरी तरीके से अगर डिविजिबल हो रही है तो नंबर पूरा डिविजिबल हो जाएगा, भले ही कितने भी डिजिट का नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस
आखिरी की 3 डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए। और 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो चलो सम निकाल लेते हैं इसका। 1 + 1 2, 2 + 4 6, 6 + 9 15। तो सम आ गया 15 + p + q। अब आप देखो 15 जो होता है वो 3 से डिविजिबल होता है, तो इस 15 का काम खत्म है। मतलब p + q जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर p + q 3 से डिवाइड हो रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। अगर p + q नहीं हो रहा तो नहीं हो पाएगा। अब आप देखो 9q4, ये जो है 8 से डिविजिबल होना चाहिए। चलो 8 से डिविजिबल करके देखते हैं। 8 का तो 1 टाइम्स हो गया, 1 बचा। 1 के साथ क्या लगाऊं कि वो कट जाए? तो 1 के साथ 6 लगाने पे 16 डिविजिबल हो जाता है। लेकिन जब 16 अगर मैंने q को 6 कर दिया तो केवल 4 बचेगा जो डिविजिबल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब मेरे को यहां पे q को 8 डालना पड़ेगा। 8 डालने से क्या होगा, 1 बचा, फिर 2 टाइम्स हो गया 16, 2 बचा 24, मतलब 3 टाइम्स। तो q को मैक्सिमम में क्या डाल सकता हूं, 8 डाल सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं डाल सकता और इससे कम भी नहीं डाल सकता। तो q आ गया 8, ये वैल्यू आ गई 8। अब P को मुझे इस तरीके से सेट करना है कि जो P और Q है वो मैक्सिमम जाए। तो सबसे पहले तो P को अपन 1 सेट कर सकते हैं। 1 + 8 9 होता है, 9 3 से डिविजिबल हो सकता है। लेकिन अगर मैंने इसको P को 1 सेट कर दिया तो P × Q मैक्सिमम नहीं हो पाएगा, ग्रेटेस्ट पॉसिबल बताना है अपन को। तो फिर चलो आगे चलते हैं। इसके बाद 2, 8 + 2 10, वो पॉसिबल नहीं है। 3 + 8 11, वो पॉसिबल नहीं है। 4 + 8 पॉसिबल है, लेकिन और आगे चल के देखते हैं। फिर 5 + 8 पॉसिबल नहीं है। 6 + 8 पॉसिबल नहीं है। 7 + 8 15, ये पॉसिबल है, लेकिन और आगे चल के देखते हैं। 8 + 8 16, वो पॉसिबल नहीं है। 9 + 8 17, वो पॉसिबल नहीं है। 9 से आगे जा ही नहीं सकते, क्योंकि 9 से आगे जैसे ही जाऊंगा 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं। तो इसका मतलब पी की वैल्यू क्या डालूंगा यहाँ पे, 7 डालूंगा, क्योंकि 7 + 8 15 होता है, 15 3 से डिविजिबल होता है। मतलब p आ गया 7, q आ गया 8। तो p × q मतलब 7 × 8 दैट इज 56। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या जाएगी p q की, 56। तो ये क्वेश्चन जो है वो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने वाली चीज है, यहाँ पे सोचना पड़ेगा आपको। इस तरीके से अपन कर सकते हैं p और q की मैक्सिमम वैल्यू। तो सबसे पहले q की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये सिंगल डिजिट है, सिंगल वेरिएबल है जो अपन को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 2 वेरिएबल थे p और q, तो यहां से मैं डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाता। तो पहले मैंने q की वैल्यू फाइंड आउट करी, q की वैल्यू मेरे पास 8 आ गई। उसके बाद मैंने p की वैल्यू फाइंड आउट करी। चलिए आगे चलते हैं। हरि, कमल और ललित ने एक चुनाव लड़ा जिसमें 6050 वोट पड़े और कोई भी वोट अवैध नहीं था। कमल को हरि और ललित द्वारा प्राप्त कुल वोटों से 42% अधिक वोट प्राप्त हुए। यदि ललित को डाले गए कुल वोटों में से केवल 8% वोट प्राप्त हुए तो हरि को प्राप्त वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, हरि, कमल और ललित तीनों ने चुनाव लड़ा और तीनों को मिला के 6050 वोट मिले, क्योंकि कोई भी वोट अवैध नहीं था। तो जितने वोट पड़े उतने ही तीनों को मिल गए। ठीक है, अब इसमें कितने किसको मिले ये अपन को पता करना पड़ेगा। यदि ललित को डाले गए कुल वोटों में से केवल 8% वोट प्राप्त हुए तो ललित का तो नंबर सबसे पहले अपन निकाल सकते हैं। ललित को टोटल का 8% प्राप्त हुआ, 8/100 इंटू 6050 करोगे तो कर लेते हैं। 5 का 2 बार में, 5 का 121, 2 का 4, मतलब कितना हो गया, 484। तो ललित को तो 484 वोट मिले। इसके अलावा क्या बोल रहा है ये, कमल गोट 42% मोर वोट्स देन द टोटल वोट्स ऑब्टेन्ड बाय हरि एंड ललित टुगेदर। कमल को 42% ज्यादा वोट मिले हरि और ललित दोनों के वोट के मुकाबले। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, कोई बात नहीं। चलिए, 42% मोर वोट्स देन दी टोटल वोट्स ऑब्टेन्ड बाय हरि एंड ललित। मतलब मान लेते हैं कि हरि और ललित को x वोट मिले, तो कमल को कितने वोट मिले, 42% ज्यादा, मतलब 142% ऑफ x ये मिले। और हरि प्लस ललित प्लस कमल मिला के कितने वोट मिले थे, 6050। मतलब x प्लस 142 x/100 की कीमत कितनी है, वो है 6050। तो यहां से x निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये,
100 प्लस 142 मतलब 242 एक्स इक्वल टू 6050 इंटू 100। तो एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा अपन को यहाँ से। चलो कर लो, कोई बात नहीं। कुछ कट रहा है क्या? कुछ कैंसिल आउट होएगा? हो जाएगा, कैंसिल आउट तो होगा, क्या कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो 2 से काट लेते हैं वैसे। 2 से 121 बार में, 2 से ये 50 बार में। अब 11 से कट रहा है, देखो 11 से 11 बार में, ये 11 से 5 5 0। फिर से कटेगा 11 से 50 बार में, मतलब एक्स आ गया 2500। एक्स की वैल्यू आ गई 2500। अपन से पूछा क्या गया है, फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय हरि। तो हरि प्लस ललित को मिले 2500 वोट और ललित को मिले 484। तो हरि को कितने मिले? हरि को मिले 2500 माइनस 484। तो कितना हो जाएगा ये भैया? 2016। हरि को 2016 वोट मिले। ठीक है, आसानी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा समझने की जरूरत है क्वेश्चन को। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं, देखो यहाँ पे अपन जानते हैं कि इस पूरे को एक साथ में ले लेते हैं, स्क्वायर रूट 1.24 मतलब 124 बटा 100 कर देता हूँ, 279 बटा 100 डिवाइड में 264 बटा 100 और 594 बटा 100। तो सब जगह से 100 तो कैंसिल आउट हो रहा है आपस में, कर दो कैंसिल आउट। इसके अलावा देखो और किस तरीके से कट रहा है ये अपन देख लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं बात करूँ, पूरा पूरा तो नहीं कट पाएगा, पूरा पूरा तो खैर नहीं कटेगा, लेकिन जो भी कटेगा उतना काट लेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि 4 से काट लेते हैं। 4 से इसको काटा मैंने 31, 4 से इसको काटा मैंने 4 का 6 बार में 24, फिर से 6 बार में 24। इसी तरीके से इधर जो है 9 से ऊपर कट जाएगा, नीचे कट पाएगा क्या? हाँ, 9 से नीचे भी कट जाएगा, तो 9 का 3 बार में 31, फिर 9 का ये कितनी बार में हो जाएगा? 9 का 9 6 जा 54 और 6 जा 54। तो देखो ये आ गया 31/66। तो ऑप्शन नंबर सी यही अपना आंसर है। आसान सवाल है, काफी आसान सवाल है, कुछ नहीं करना आपको, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है बस। दो मित्रों ए और बी ने क्रमशः 1.5 लाख और 2.5 लाख का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। वे अपनी आय को अपने निवेश के समान अनुपात में वितरित करने के लिए सहमत हुए। 1 वर्ष के बाद अर्जित लाभ 6 लाख था। उनमें से प्रत्येक ने अपने संबंधित लाभ में 50,000 जोड़कर एक अलग परियोजना में निवेश किया। यदि इस परियोजना से 4,20,000 की आय हुई तो अर्जित लाभ में ए का हिस्सा कितना होगा? तो देखो बहुत आसान सा सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें, रेशियो से चलेंगे अपन ने। ए ने 1.5 लाख निवेश किए और बी ने 2.5 लाख निवेश किए, तो रेशियो कितने का आ गया? रेशियो आ गया 3:5 का। ठीक है, उनको लाभ कितने का हुआ आखिरी में? 6 लाख का, 6 लाख का लाभ हुआ। ठीक है, 5 3 8 के रेशियो में, मतलब टोटल हो गया 8, तो ये 3 टाइम्स 8 का कितना हो गया? ये काटोगे तो देखो, काट लो कोई दिक्कत नहीं है। 8 7 जा 56, 8 पंजे 40, मतलब 75,000। 75,000 इंटू 3 मतलब हो गया 225,000। और नीचे इसको 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स करोगे तो कितना हो जाएगा? 75 का 5 बार में अपने हो जाता है ये 375, 375,000। मतलब ये तो हो गया ए को मिला हुआ लाभ और ये हो गया बी को। अब ईच ऑफ देम एडेड 50,000 टू दियर रेस्पेक्टिव प्रॉफिट्स। दोनों 50,000 मिला देते हैं। 225,000 में 50,000 मिलाओगे तो कितना हो जाएगा? 275,000। 275,000 और 375,000 में मिलाओगे तो 425,000। इसको कैंसिल आउट करोगे, देखो 25 से कर लो, 25 का ये कितनी बार में हो गया? एक बार में, और फिर एक बार में, ये 25 का कितनी बार में हो गया? एक बार में, और
कितना हो गया ये 175 मतलब 25 का 7 बार में, तो 11:17 में आ गया। अब उनको कितने का प्रॉफिट हुआ था? 4,20,000 का। तो 11 + 17 कितना हो गया? 28, मतलब ये हो गई 28 की वैल्यू। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 4,20,000/28। अपन को निकालना कितना है? ए का हिस्सा। ए ने कितना 11 था ए का, तो ये आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 chord of a circle is given as 20.5 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ द सर्किल। देखो एक सर्किल में जो कोड अपन बनाते हैं वो मैक्सिमम डायमीटर हो सकती है। डायमीटर को सबसे बड़ी कोड बोला जाता है सर्किल की। डायमीटर से बड़ी कोड कभी भी नहीं बना सकती। अब अगर मैं मान लूं कि ये जो 20.5 सेंटीमीटर कोड अपन को दे रखी है ये डायमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? तो रेडियस हो जाएगी इसका आधा, मतलब 10.25 सेंटीमीटर। ये तो हुई जब डायमीटर कोड के बराबर है। लेकिन मान लेते हैं कि भाई जो कोड है वो यहीं पे ही है, मतलब वो डायमीटर से छोटी है। अगर डायमीटर से छोटी है तो जो रेडियस होगी वो इस कोड के हाफ से बड़ी ही होगी, क्योंकि कोड की हाफ कुछ इतनी होगी लेकिन जो रेडियस होगी वो इतनी होगी। तो रेडियस जो है वो इस कोड की हाफ से बड़ी ही होगी, छोटी नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेडियस होगी वो या तो 10.25 होगी या इससे बड़ी होगी, इससे छोटी कभी भी नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बी। या तो 10.25 से बड़ी या इसके बराबर, इससे छोटी नहीं हो पाएगी। ठीक है। A set of data presented in the form of a frequency distribution table with class intervals and their respective frequencies had a mode of 48.5। तो देखिए मोड का एक क्वेश्चन अपने पास पहले आया था, वहां पे अपन को डायरेक्ट केवल नंबर दे रखे थे, तो डायरेक्ट अपन ने कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है इस तरीके से क्वेश्चन को कर लिया। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन आया है ये थोड़ा अपन को अलग टाइप का आया है। यहाँ पे अपन से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की बात की जा रही है, तो इसमें अपन को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू एच। तो अब यहाँ पे एल क्या होता है? एल होती है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F0 होता है मॉडल क्लास से एक क्लास पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, और F2 होता है एक क्लास बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, और H होता है क्लास इंटरवल। तो देखो ये सब चीजें अपन को यहाँ पे दे रखी है। सबसे पहले तो अपन को मोड की वैल्यू दे रखी है 48.5, तो ये वैल्यू अपन को दे रखी है 48.5। फिर आगे चलते हैं, दी लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, मतलब एल की वैल्यू दे रखी है 46.5। लोअर बाउंड्री बोलने का मतलब क्या है कि एल की वैल्यू। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F1 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जिसकी वैल्यू दे रखी है 34। फिर दे रखी है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल जस्ट प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास के पहले वाली, जस्ट पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी जिसको अपन F0 बोलते हैं, वो कितनी दे रखी है? 32। तो 2F1 कितना हो गया? 34 इंटू 2 मतलब 68 माइनस 32। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल जस्ट सक्सीडिंग, मतलब मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 25, जिसको अपन F2 बोलते हैं, तो वो अपन को दे रखा है 25। अब ऑब्वियस है कि एच अपन को पूछ रहा होगा वो, बाकी सब कुछ उसने दे ही दिया। विथ ऑफ द मॉडल क्लास बोलने का मतलब है कि एच की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो सब कुछ अपन को दे रखा है, बस एच की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप कर लोगे, ये फॉर्मूला याद नहीं है तो नहीं कर पाओगे। सीधी सी बात है। देखो फॉर्मूले का सवाल है, फॉर्मूला रिलेटेड सवाल में यही होता है, कोई दिमाग नहीं लगाना होता। फॉर्मूला याद है तो कर सकते हैं, नहीं याद तो नहीं कर सकते, बस कोई इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं होती। 48.5 में से 46.5 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, इक्वल टू 34 - 32 मतलब 2। ये कितना हो गया भैया? 2 और 5 7, 3 और 2 5, मतलब 57। 68 में से 57 माइनस करेंगे तो मतलब कितना हो गया? 11 इंटू एच। तो एच कितना आ गया यहाँ पे? 11। तो यही अपना आंसर हो जाएगा बस। यही अपन से पूछ रहा है, विथ पूछ रहा है मॉडल क्लास की, तो 11 के बराबर आ जाएगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस तरीके के सवाल अपन हमेशा बोर्ड मास से करते हैं।
तो बोर्ड मास से अभी भी करेंगे। देखिए यहाँ पे बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व किया जाता है, ब्रैकेट में भी जो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट है। तो सबसे अंदर आपको दो ब्रैकेट दिख रहे होंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो इन दोनों को सोल्व करते हैं। यहाँ पे आप करेंगे तो 36/45 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, तो 25/24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, करा अपन ने। 6 से ये 6 बार में, 6 से ये 4 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 9 बार में, 3 से 2 बार में, 3 बार में, और 2 से 2 बार में। 5/6 आ जाएगा। ये दूसरे वाले को करूंगा मैं तो 12/21 इंटू 14/15। पहले इसको करेंगे, लेफ्ट टू राइट चलते हैं हमेशा। और आप चाहो तो ये डिवाइड को चेंज करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 45/24 लिख सकते हो, साथ में भी कर सकते हो। अगर डिवाइड पहले होता तो फिर अपन ऐसा नहीं कर सकते थे, डिवाइड बाद में तो इसलिए कर पा रहे हैं। 12 का 2 बार में 24, 7 का 3 बार में, ये 2 बार में, 2 का 2 बार में, 5 का 3 बार में, 5 का 9 बार में, और 3 का 3 बार में, ये भी 3 बार में। तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया। तो ये क्या रह गया, ये बन गया 1/8, 1/6 इंटू 5/6 -1 प्लस 27/36। अब अपन ये वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे पहले। तो देखो इसको करोगे तो 5/36 -1 आ जाएगा। 5/36 -1 मतलब -31/36। तो ये आ गया 1/8 -31/36 प्लस 27/36। अब इसमें देखो वैसे लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर अपन ये बाद वाली चीज को पहले करते हैं तो अपने लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो 27 -31 करोगे तो कितना आ जाएगा, -4। मतलब ये आ गया 1/8 -4/36 मतलब 1/9। 1/8 -1/9 का मतलब हो जाता है 1/72। 1/72 ऑप्शन नंबर सी, ये आंसर है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 एट 20% पर एनम इज 4,641। इफ द कंपाउंडिंग इज डन हाफ ईयरली देन फॉर हाउ मेनी ईयर्स वाज द सम इन्वेस्टेड। तो देखो यहाँ पे अपन को क्या बोल रहा है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है और कंपाउंड जो है हाफ ईयरली हुआ है, तो बताना है कि कितने साल तक हुआ है, मतलब कितने साल तक अपन को ब्याज देना है, ये पूछ रहा है। देखो इस तरीके के सवाल को करने का एक तो वो सीधा तरीका होता है फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूला लगा के करोगे आ जाएगा। दूसरा और भी तरीका आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि अपन को बोला गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 10,000 पे वो 4,641 है। इसका मतलब 4,641 10,000 का कितना परसेंट हुआ, तो 4,641 अगर मैं देखूंगा 10,000 का कितना परसेंट, तो ये अपन को मिलेगा 46.41%। तो टोटल अपन ने कितना इंटरेस्ट दिया, 46.41% इंटरेस्ट दिया। और अपन हाफ ईयरली इंटरेस्ट दे रहे हैं, 20% पूरे साल का है, तो हाफ ईयरली कितना परसेंट हुआ, 10%। मतलब हर 6 महीने पे मैं 10% इंटरेस्ट दे रहा हूं। अपन को एक बात पता होनी चाहिए आपको कि अगर 10% का आप 4 टाइम सक्सेसिव निकालते हैं तो वो 46.41 के बराबर होता है। इसका मतलब ये 10% का इंटरेस्ट 4 बार दिया होगा अपन ने, और हर बार 6-6 महीने पे दे रहे हैं, तो 4 बार देंगे हर 6 महीने पे, तो कितना हो गया, 2 साल। इसका मतलब जो कितने साल तक ब्याज दिया है, तो वो है 2 साल तक ब्याज दिया है। डायरेक्ट इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो। इसका आपको पता होना चाहिए कि 10% का 2 सालों के लिए होता है 21%, 3 सालों के लिए होता है 33.1%, और 4 सालों के लिए होता है 46.41%। अगर ये चीज आपको मालूम है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि भाई 10% से 46.41% बन गया। इसका मतलब कितने साल, कितने बार अपन ने इंटरेस्ट दिया, 4 बार इंटरेस्ट दिया, और हर बार 6 महीने पे एक बार इंटरेस्ट देते हैं, तो 4 बार इंटरेस्ट दिया, इसका मतलब टोटल 2 साल तक इंटरेस्ट दिया। तो टोटल ब्याज कितने साल के लिए लिया, 2 साल के लिए लिया। यही अपन से पूछ रहा है। इस तरीके से करोगे तो चीजों को जल्दी कर सकते हो, वरना नॉर्मल फॉर्मूले से अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला तो अपने पास है ही सही। फॉर्मूले से करोगे तो कैसे करोगे, जैसे फॉर्मूला अपन जानते हैं कि भाई अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 की होल पावर n। अब अमाउंट कितना है, 10,000 प्लस 4,641 मतलब 14,641। प्रिंसिपल है 10,000
1 प्लस रेट कितनी हो जाएगी, 10 की रेट हो जाएगी, 10/100 मतलब 1/10 मतलब 0.1 की पावर एन। तो 14,641/10,000 करोगे, फिर एन की वैल्यू इस तरीके से अपन को निकालनी पड़ेगी। कर सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा है ये वाला तरीका। ए मर्चेंट फिक्सेस द सेल प्राइस ऑफ हिज गुड्स एट 42% अबव द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100% है, तो एमआरपी कितनी हो जाएगी, एमआरपी हो जाएगी 142, क्योंकि 42% है वो। ही सेल्स हिज गुड्स एट ए 15% डिस्काउंट मार्क प्राइस। उसने 15% डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस थी 142, इस पे 15% का डिस्काउंट दिया, मतलब कितना, 85% में भी उसने बेचा। तो ये वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। चलो 5 का ये 17 बार में, 5 का ये 20 बार में। आगे क्या, ठीक है चलो इसको निकाल ही लेते हैं, पूरा निकाल लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट अपन से पूछा गया है यहाँ पे। परसेंटेज प्रॉफिट के लिए इसको पूरा निकाल लेते हैं। 20 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 7.1, 7.1 इंटू 17, तो 17 का एक बार में 7, एक हासिल ऊपर चढ़ गई। 17 का 7 बार में कितना होता है, वो होता है अपने 119, है ना। 119 प्लस 1, 120, तो ये आ जाएगा 120.7। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 100 रुपए की चीज अगर 120.7 में बेची, इसका मतलब परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ, 20.7 का प्रॉफिट हुआ 100 रुपए पे, मतलब 20.7% का हुआ। तो नियरेस्ट इंटीजर में निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा। ये पूछ रहे हैं अपन से। यहां से देखो 20 रुपए का हुआ 100 रुपए पे, तो मतलब टोटल कितना हुआ 20.7%। नियरेस्ट इंटीजर में बोलोगे तो 21%। द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन 2800 एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 years इज एक्स। 1736 इज द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन 6200 एट ए रेट ऑफ 14% फॉर वाई ईयर्स। बहुत आसान सवाल है, देखो क्या बोल रहा है भैया। सिंपल इंटरेस्ट जो है 2800 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन 2800 रुपए पे 10% पर एनम के हिसाब से 3 साल में 100 रुपए आया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अपन जानते हैं, पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। प्रिंसिपल कितना है 2800, रेट कितनी है 10, टाइम कितना है 3 साल बटा 100, ये कट गया। तो 28 दिए कितना हो गया भैया बताना जरा, 84, 840, 840 आ गई एक्स की वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से वाई निकालना है, तो बोल रहा है 1736 इज द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन 6200 एट ए रेट ऑफ 14% फॉर वाई ईयर्स। तो अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दे दी, अपन से पूछा गया टाइम, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम सेम फॉर्मूला लगाएंगे। 6200 है प्रिंसिपल, रेट है 14 और टाइम कितना है वाई ईयर्स बटा 100। ये तो कैंसिल आउट हो गया, 14 से इसको काट लेते हैं पहले। तो 14 का एक बार में 33, 14 दूनी 28, 28 मतलब 56, 14 का 4 बार में 56। ठीक है, फिर 62 से ये देखो 2 बार में कट रहा है, मतलब y कितना आ गया, y आ गया 2 के बराबर। तो x बटा y पूछ रहा है भैया, x बटा y कितना हो जाएगा 840/2, मतलब 420, 420 ऑप्शन नंबर सी, यही पूछ रहा है। अरे वाह, देखो करते करते पता ही नहीं चला कब खत्म भी हो गया। चलिए ठीक है, आपके साथ करके बहुत मजा आया। होप करता हूँ, मैं ये आशा करता हूँ कि आपको मेरे साथ मजा आया होगा। अगर मजा आया तो प्लीज इसी बात पे एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनकी भी मदद हो। दोस्ती निभाना चाहिए भैया, है ना। अगर दोस्त हो तो अपने दोस्तों की मदद करो। अच्छी चीज अगर आपको कुछ मिल रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी साझा करो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, ताकि और भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इंस्टाग्राम पे अपन है अर्पित अग्रवाल मैथ्स के नाम पे, एक मीम पेज टाइप है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी डालता हूँ और थोड़े बहुत मीम्स भी डालता हूँ। थोड़ा बहुत आपका मनोरंजन भी हो जाएगा। इंस्टाग्राम आज की तारीख में हर कोई चलाता है, कोई दिक्कत नहीं है, चलाओ लेकिन लिमिट में। और ए इज लाइफ ये मेरा पर्सनल पेज है, मतलब पर्सनल है, यहाँ पे देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम पे अर्पित अग्रवाल मैथ्स के नाम से मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं जो ये पीडीएफ होती है, ये जो आपके सामने अभी पीपीटी चल रही थी,
इसको मैं PDF में कन्वर्ट करके डाल देता हूँ, ताकि वहाँ पे आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा और उसका जो सॉल्यूशन है वो पूरा उसी तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।